हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सीटेट जो कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, और दमन दीव पीआरटी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो दोनों में सीडीपी वाला सेक्शन है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसकी क्लासेस हमारी रेगुलर हो रही हैं। ईवीएस की हो गई अभी, ईवीएस की, और ये सीडीपी की चल रही हैं। जैसे ही कोई भी इसमें से एक ख़त्म होगा, तुरंत हम लोग इंग्लिश पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही चीज़ों को कवर करेंगे। तो पावलाव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। तो आज का जो सीडीपी का टॉपिक है, हमारा 5 से 6 टॉपिक हो चुका है ऑलरेडी, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट के लिए अलग से, दमन दीव पीआरटी के लिए अलग। आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पावलाव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावलाव थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन फंस जाता है सीटेट में भी। ठीक है, तो चलिए पावलाव के बारे में पढ़ते हैं। तो पावलाव के बारे में शुरुआत करने से पहले देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो भैया ये कहाँ के थे? ये थे रसियन। ये कहाँ के हैं? ये रसिया, बाय द वे मत लीजिएगा, ये रसिया के हैं। ठीक है, तो ये एक रसियन साइंटिस्ट हैं। और आगे की बात करें तो इनका जो फिज़िकल साइकोलॉजिस्ट थे, इनका बात करें तो ये कैसे थे? फिज़िकल साइकोलॉजिस्ट थे, जिसको हम हिंदी में शारीरिक मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। अब इनको भाई एक नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। कब मिलता है ये भी देख लीजिए। 1904 में भी इनको नोबेल मिल जाता है। ठीक है, ये रशियन साइंटिस्ट रहते हैं, और इनका जो रिलेशन है वो फिज़िकल साइकोलॉजिस्ट थे एक, और 1904 में इनको नोबेल मिलता है। ठीक है, अगर पूछे फादर ऑफ कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग तो कौन है अनुबंधन के जनक? भैया यही हो जाएंगे रशियन साइंटिस्ट जो है हमारे, पावलाव साहब। ठीक है, अब आइए इस थियरी के अलग अलग जो पावलाव के द्वारा दिया गया था, इसके कुछ अलग अलग नाम हैं। क्या है? आइए इसको कवर करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत छोटे छोटे टॉपिक में मैं उठा रहा हूँ, एक चीज़ को कवर कर रहा हूँ। इतना सिंपल वे में, इतना आसानी से चीज़ों को कवर, फ्री ऑफ कॉस्ट में यही सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और चीज़ें घुमा फिरा के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़िए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें पढ़िए। इसके बाद प्रैक्टिस करिए, सीटेट पूरा इसी पे निकल जाएगा आपका अच्छे नंबर से। तो अन्य नाम इसके सीआर थियरी भी बोलते हैं इसको, कंडीशन एंड रेस्पॉन्स थियरी। ठीक है, एस टाइप थियरी भी बोलते हैं भाई इसको। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जहाँ दिखे तो समझ जाइएगा भैया वही पावलाव साहब हैं अपने रसियन। वहीं संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पूछे तो भाई यही हमारे रसियन साहब हैं। कौन? पावलाव साहब। अगर जहाँ प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पूछे तो कौन है भाई? हमारे यही हैं। क्या नाम है इनका? रसियन। क्या नाम है इनका? पावलाव साहब। ठीक है, अगर सहज अनुबंधन का सिद्धांत पूछे तो इनमें से कहीं भी दिख जाए तो समझ लीजिए रसियन है भाई। रसियन साहब कौन है? हमारे पावलाव हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अदर नेम्स थे, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं थी। अब प्रयोग। आइए, प्रयोग चीज़ों को याद करने के लिए हमें अगल बगल की चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और तभी हमें चीज़ें याद रहती हैं। अब चलिए इनके पावलाव का प्रयोग देख लेते हैं भैया, किस पे प्रयोग करते हैं। तो पावलाव का प्रयोग मुंह में लार आने से संबंधित है। भैया मुंह में लार आने, सीधी सी बात है। अब जैसे आपका कोई फेवरेट फूड हो गया, हम आपके सामने ला दिए तो आपके मुंह में आ जाता है ना, सलाइवा आ जाता है, तो लार आ जाता है, इसी से संबंधित है। ठीक है, इसलिए लार आने के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट होना जरूरी है कि मुंह में भोजन रखने पर ही लार ग्रंथियां मुंह में लार छोड़ती हैं, अतः यह जन्मजात तथा हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। देखिए, अब इसको समझिए, लार को समझते हैं वैसे, एक बार सिंपल वे में समझिए कि हम मुंह में कभी भोजन रखते हैं तो हमारा सलाइवा होता है, जिसकी वजह से हम उसको चबाते हैं, तब जाके हम निगल पाते हैं भोजन को, तो उसी को लार कहते हैं। लार ग्रंथियाँ जब हमारे मुंह में भोजन होंगी तभी वो स्रावित मतलब छोड़ती हैं। ठीक है, तो जन्मजात होता है ये हमेशा, और हमेशा होता है। ठीक, इसलिए भोजन स्वाभाविक उद्दीपक होता है, तो इसलिए फूड हमारा क्या हो जाएगा? एक स्वाभाविक स्टिमुलस हो जाएगा, और लार आना क्या हो जाएगा? एक स्वाभाविक अनुक्रिया आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट इनका स्टार्ट होता है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा? भोजन, और लार आना क्या हो जाएगा? स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ना समझ में आए बताइएगा, फिर से समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अब देखिए, पिक्चर भी लाया हूँ भैया, आपको याद करवा दूंगा इसी में। ऐसा नहीं है कि इधर उधर की चीज़ें, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 20 मिनट 15 मिनट की छोटी छोटी क्लासेस होंगी, मस्त से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अब अभी जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पावलाव का लीजिए 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, इनका थॉर्नडाइक से लीजिए 50-60 क्वेश्चन, एनसीएफ से लीजिए क्वेश्चन, सब एकदम करवाएंगे। बस अंत तक बना रहा जो सीडीपी ईवीएस, इतना अच्छा कर दूंगा आपका, आप बिलीव करिए, एग्ज़ाम देके जब आएंगे तब। तो चलिए, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सलाइवेशन देखिए होगा क्या। यहाँ देखिए कुत्तवा है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा टॉमी है, और ये का है, इसके लिए फूड है भाई, ये हमारा फूड है। ये
टॉमी भैया जैसे फुडवा देखते हैं, जैसे देखिए ये फूड देख रहे हैं ना, जैसे ही भोजन देखते हैं तो ये करते क्या है, अनकंडीशनल रिस्पांस करते हैं। इनके मुंह में लार आने लगता है, सलाइवा आने लगता है। बस भाई मिल जाता तो बात ही, आज भूखे नहीं मरते, आज खाना मिल जाता बस। तो देखिए ये अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सलाइवेशन हो गया, ठीक है। फिर देखिए आगे देखते हैं। देखिए खाना दिखाया तो रिएक्ट किया, ठीक है, जब खानवा दिखाया इसके काम का था तो रिएक्ट किया। अब देखिए घंटी दिखा रहे हैं इसको, देखिए बाबा जी का ठुल्लू दिखा रहे हैं इसको, तो कौन रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इसके मुंह से सलाइवा ही नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल रिस्पॉन्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। मतलब बेल घंटी बजा रहे हैं तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं, खाना होता तो अभी सलाइवा आ जाता मुँह से, ठीक। ये हो गया न्यूट्रल रिस्पॉन्स। अब आइए इसको देखते हैं। फिर तीसरी, देखिए समझते चलिएगा, यहीं से थियरी समझ में आएगी आपको। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं याद कराऊंगा आपको, समझाऊंगा चीज़ों को। अब देखिए घंटी भी साथ में दिखा दिए हम, भोजनवा भी साथ में दिखा दिए, घंटी बजाए भोजन भी, घंटी बजाए भोजन। तो न्यूट्रल स्टिमुलस तो हुआ साथ में, लेकिन अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड भी हुआ। मतलब कुत्ता के मुंह में सलाइवा भी आया, कि मतलब इसको समझ में आ गया कि भैया घंटी तो है ही, ठीक है। अकेले घंटी होता तो हम रिएक्ट नहीं करते, फुडवा भी हमारे साथ आ गया, भोजन भी हमारे साथ आ गया, तो हमको रिएक्ट करना पड़ेगा, तो रिएक्ट कर दिया इसने, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आ गया कंडीशनल रिस्पॉन्स सलाइवेशन और कंडीशनल स्टिमुलस बेल रिंगिंग। तो अब क्या हुआ कि कुत्तवा समझ गया भाई अगर बार बार यही चीज़ हम करेंगे तो कुत्तवा को बेल बजाएंगे, ठीक है। पहले क्या था, अकेले बेल दिखाएंगे, तो कहा नहीं भैया इसमें खाना वाना नहीं है। फिर हम क्या किए कि दोनों, एक खाना ला के और जो रिंग है बेल भी दोनों साथ ला के दिखाए, तो समझ गया अब तो घंटी बज रही है, मतलब खाना भी आया साथ में। तो इसको ये समझ में आ गया कि अब घंटी बज रही है तो खाना भी आएगा, तो इसलिए इसके सलाइवेशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान कुत्ते को भोजन देते समय घंटी की आवाज़ करना प्रारंभ की। अनेक बार ऐसा करने के बाद उसने केवल घंटी की आवाज़ करना प्रारंभ की। अनेक बार ऐसा करने के बाद उसने पाया कि केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आ गया, जब जो कि मैंने समझाया। इससे पावलोव भैया इससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं, आइए इनके कंक्लूजन को समझते हैं। तो इससे पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को लार के आने से अनुबंधित कर लिया, तो इसी को हम कहते हैं अनुबंधन क्रिया, ठीक। खाना दिखाए, घंटी बजाए, समझ गया कुत्ता, बस अब मुँह से लार आना चालू, मिलने वाला है, अच्छा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए सिंपल वे में चीज़ों को समझिए। कुत्ते के मुंह से लार गिरना, अनुक्रिया हम यहाँ किसको कहेंगे भाई, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया रटे जा रहे हैं, अनुक्रिया का मतलब क्या होता है। अरे कुत्ते के मुंह में जब लार आने लगा ना, तो ये अनुक्रिया कर रहा है, भोजन देखते ही ये लार आना, ये क्या हो रहा है, बीच में अनुक्रिया हो रहा है, ठीक है, इसी को अनुक्रिया कहते हैं। अब स्वाभाविक उद्दीपक, बिल्कुल लार किसकी वजह से आ रहा है, भोजन को देख के हम उत्तेजित हो रहे हैं, भैया हमको खाना मिले, तो क्या है ये उद्दीपक हो, स्टिमुलस हो गया। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हो गया, घंटी। अकेले घंटी दिखाए तो कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, कहा कि नहीं भैया खाना नहीं है, खाना घंटी दोनों साथ दिखाए, तो कहा बस सलाइवा आ गया, ठीक। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। तो यही थी पावलोव की थियरी, ठीक, छोटी सी प्यारी सी। अब वाटसन साहब ने खरगोश और अपने बच्चे पर ही प्रयोग कर दिया था, ठीक है, एल्बर्ट, उनके बच्चे का नाम था एल्बर्ट, तो वाटसन साहब ने कर दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है जल्दी, ठीक। अब भाई स्किनर साहब, ठीक है, BF स्किनर साहब का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये सब व्यवहारवादी हैं, याद रखिएगा नाम भी, स्किनर, पावलोव, वाटसन, ये सब क्या है, एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं। नमवा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा तो मुंह देखते रह जाएंगे, पढ़ रहे हैं थियरी, पूछ रहा है कुछ और, ऐसे ही एग्जाम में हो रहा है आजकल, ठीक। इसलिए हमें हर तरह से तैयार रहना है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनल थियरी, इंग्लिश में इसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ऑपरेंट कंडीशनल थियरी। तो इसको क्या कहते हैं भाई, इसको R टाइप कहते हैं, उनके वाले को, पावलोव साहब वाले को S टाइप कहते हैं, स्टिमुलस आया और इनको R टाइप कहते हैं, ठीक है। अमेरिकन थे भैया, वो रसियन थे तो ये अमेरिकन है, स्किनर साहब अमेरिकन, तो याद रखिएगा। पावलोव साहब का नाम है तो रसियन याद रख लीजिएगा, और स्किनर साहब का है तो क्या रख लीजिएगा, अमेरिकन, ठीक, इतना याद रखिएगा, R टाइप। अब इनका एक किताब लिखे थे, आइए देखते कौन किताब लिख दिए थे भाई, ये गुस्सा में, तो ये किताब लिखे थे टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, एक बुक लिखी थी टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रो टीचिंग, याद रखिएगा, ठीक है। अमेरिका से थे भाई, अमेरिकन थे, तो भाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें वहाँ बहुत तेज़ हैं, तो टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रो टीचिंग लिख दिए, बुक का नाम क्या है इनके, याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रो टीचिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इनके थियरी के कुछ अन्य नाम हैं भाई, तो उसको भी देख लेते हैं।
सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को कहते हैं। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, इन्हीं को कहेंगे। नैमित्तिकी अनुबंधन सिद्धांत, इसी को कहेंगे। पुनर्बलन, री इन्फोर्समेंट पर आधारित ये थियरी, इसी को कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, नामों का ही देखिएगा तो समझ जाइएगा कि बस किसका है आप, ये ऑपरेंट कंडीशनल थियरी स्किनर साहब का है। ठीक, अब इनका प्रयोग भाई चूहे और कबूतर पर ये प्रयोग करते हैं। कौन? बीएफ स्किनर साहब। इस पर चूहे पर और कबूतर पर अपना जो प्रयोग करते हैं ये चूहे कबूतर पर करते हैं। अब आइए कुछ दिया है पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का क्या मतलब है? पुनर्बलन से प्रेरित रीइंफोर्समेंट अगर आपको दिया जा रहा है और आप मोटिवेट हो रहे हो तो जो आपका व्यवहार है उस समय, उसी को हम कहते हैं क्रिया प्रसूत। ठीक, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रमुख आधार थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम था। ठीक, ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए प्रयोग देखते हैं। बीएफ स्किनर साहब का प्रयोग क्या था? स्किनर ने भूखे चूहे को बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स बॉक्स में, एक बार प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स बॉक्स होता है, अभी दिखाएंगे, अगवा पिक्चर भी लाए भैया आपके लिए ताकि याद रहे, बंद कर दिया था। तो स्किनर साहब का कहे कि खूब भूखा चूहा था, कई दिन से खाना नहीं दिए थे, एक बार प्रेसिंग ऑपरेटर बॉक्स होता है उसमें बंद कर दिया उसको। तो पहले चूहा उछल कूद करता रहा और धोखे में जब लीवर दब गया तथा घंटी की आवाज़ के बाद भोजन की तस्तरी में भोजन आ गया, चूहा भोजन को देखकर उसे खा लेता है। ऐसे कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर तस्तरी से भोजन गिराना सीख लेता है। तो देखिए होता क्या है कि चूहे में को बंद करके रख देते हैं, तो भाई अब भूखे रहेंगे तो तड़पेंगे तो उछलेंगे कूदेंगे। उसमें था लीवर, ऐसे था लीवर दबा, जैसे लीवर दबा घंटी की आवाज़ उसमें थी, अटैच था, घंटी बज जाती है और घंटी जैसे ही बजता है ऊपर भोजन रहता है तस्तरी में, वो तुरंत भोजन सामने आ जाता है। ठीक, और भोजन को देखकर चूहा खा लेता है। ऐसे ही कुछ प्रयासों के बाद चूहा बार बार प्रैक्टिस करके सीख जाता है कि बस भैया लीवर दबाना है और भोजन हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। पुनर्बलन, यहाँ पे पुनर्बलन क्या था? रीइंफोर्समेंट क्या था? भोजन था। ठीक, तड़प रहे थे भोजन के लिए तो रीइंफोर्समेंट क्या हो गया? भोजन। अब आसान भाषा में बात करें, बहुत भाषा में लिखा है, आसान भाषा में भी लिखा है, आपकी भाषा में लिखा है, देहाती भाषा में लिखा है, इंग्लिश में समझेंगे तो इंग्लिश में भी समझाएंगे। जब किसी काम को करने पर हमें इनाम मिलता है तो हम उस काम को बार बार करते हैं, इसी को कहते हैं पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। जैसे खाना मिला तो हमको लगेगा कि भैया अब जब खाने का मन होगा तुरंत घंटी दबाएंगे, खाना आ जाएगा। ठीक, जैसे 8 बजे आपकी आदत है तुरंत खाना खाने की, जाके आप डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, अरे 8 बजे खाना आ जाएगा, तो ये होता है पुनर्बलन। ठीक, अब अभिक्रमित अनुदेशन, शुद्ध हिंदी लिखा है अभिक्रमित अनुदेशन, किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। तो याद रखिएगा अभिक्रमित अनुदेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बीएफ स्किनर साहब ने दिया। इसमें है क्या, आइए इसको देखते हैं। बालक शिक्षक की सहायता के बिना अपनी गति से पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे भाग करके सीखता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब यही है कि भाई जो बीएफ स्किनर साहब ने दिया था कि बालक इसमें टीचर की मदद से अपनी गति से, आप कॉन्सेप्ट तो उसको समझा देते हो लेकिन बच्चा अपनी गति से जो हमारा लेसन होता है, जो पाठ्य वस्तु होता है, उसको छोटे छोटे भाग में करके सीखता है। हम कोशिश भी करते हैं पहले गिनती सिखाने के लिए, पहले माचिस की तीली, पता नहीं क्या क्या, आम, लकड़ी, ये सब यूज करते हैं, तब तो बच्चे को गिनती 1 पे ले जाते हैं। तो सेम उसी तरह बच्चा तोड़ तोड़ के सीखता है। ठीक, छोटे छोटे भागों में। अब देखिए पिक्चरवा, देखिए हम कह रहे थे पिक्चर भी लाएंगे तो आपके लिए पिक्चर भी ला दिए। देखिए भूखा चूहा है, तड़प रहा है बेचारा, भूख के मारे तड़प रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये स्पीकर भी लगा है इसमें, ठीक है, सिग्नल लाइट्स भी लगी हैं इसमें। लीवर, यही लीवर है, यही दबाता था और यहीं से पहले डिस्पेंसर था, ये भोजन जिससे निकलता है, डिस्पेंसर ट्यूब भी इसमें लगी थी। तो फुट कप यहाँ पे था, ये देखिए फुट कप है, और ऐसे ही बेल दबाता था, घंटी भी बजती थी और फुट इसके पास आ जाता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब भैया हल साहब का है पीछे रहे, तो आज हम लोग पावलोव, बीएफ स्किनर, हल, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, इसके बाद आएंगे हमारे जीन पियाजे जो बड़े बड़े हैं, इसके बाद बड़े बड़े को समझेंगे और गेस्टाल्टवादी में चल देंगे। तो पहले हम बिहेवियरल थियरी पढ़ेंगे और याद रखिएगा हल कभी भी एग्ज़ाम में पूछे, हल, बीएफ स्किनर, सेन वाटसन क्रिकेटर है, वाटसन साहब का नाम ले तो ये सब किस में आएंगे? थॉर्नडाइक साहब का नाम ले तो ये सब किस में आएंगे? ये सब बिहेवियरल थियरी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो हल साहब, आइए हल साहब के सिद्धांत को पढ़ते हैं। हल साहब क्या कहते हैं? तो हल्स रीइंफोर्समेंट थियरी, तो हल साहब का जो प्रबलन का सिद्धांत था, हिंदी में कहते हैं, ये भी एक किताब लिख देते हैं। तो इनका किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी अगर पूछे तो ये लिखा हल साहब ने। ठीक,
इसकी मीन्स या आवश्यकता क्या पड़ी? तो ये कहते हैं जो हल साहब है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक, देखिए हमको जब नीड होती है किसी चीज़ की तभी हम सीखते हैं। ठीक, जैसे जैसे नीड होती है, जैसे अब आपको नीड है नौकरी की, आपको नीड है नौकरी की तब आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो, आपको नीड है दमनदीप पीआरटी में टीचर बनने की तब आप पढ़ रहे हो। ये सब चीज़ें नहीं होती, नौकरी की नीड नहीं होती, पैसे की नीड, तो आप क्यों पढ़ते? ये चीज़ है। ठीक है, मीन्स आवश्यकता पड़ने पर हम सीख लेते हैं चीज़ों को, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है हम चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब आइए, इनके भी बहुत अन्य नाम है भाई, इतना अन्य नाम दे देते हैं लोग। गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, आवश्यक अवकलन का सिद्धांत, जैविकी अनुबंधन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत और परिष्कृत सिद्धांत। ये हैं अन्य नाम कुछ। ठीक है, हल साहब के द्वारा दिया गया था। अब कुछ था ये समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, छोटे छोटे ये भी हैं। तो ये एडविन गुथरी साहब थे, गुथरी याद रखिएगा, गुथरी। ये इनका प्रयोग किए थे खरगोश पे। इसमें ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, बस यही समझने का है। एडविन गुथरी साहब इस कौन सा सिद्धांत दिए हैं? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। प्रयोग किस पे करते हैं? खरगोश पे। अब चिन्ह अधिगम का सिद्धांत भैया टॉलमैन का है, पीछे रहे। प्रत्याशा का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, टॉलमैन। अब अनुभव जन्म अधिगम का सिद्धांत भैया कार्ल रोजर साहब रहते हैं, यो अमेरिकन रहते हैं, अपने पावलोव साहब के दोस्त रहते हैं। पावलोव नहीं, थॉर्नडाइक साहब, अरे कह रहा हूँ थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर साहब के। तो थियरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन्हीं यही है, ये याद रखिएगा। थियरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किताब किसने लिखी? कार्ल रोजर साहब ने लिखी। ठीक है, अनुभव जन्म अधिगम का सिद्धांत है। अब तलरूप क्षेत्र का सिद्धांत कुर्ट लेविन साहब भी हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये बताने का मतलब है कुर्ट लेविन साहब, कार्ल रोजर्स, टॉलमैन, एडविन गुथरी, वहीं बताऊँ तो आपको बीएफ स्किनर, हल, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे बिहेवियरल थियरी। याद रखिएगा, आप उनके थियरी को पढ़ते हैं अच्छे से, कोचिंग वाले खूब पढ़ाते हैं उनकी थियरी, और क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से निम्न में से कौन है बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। नाम ही नहीं पता, हर तरीके से तैयार रखना है मेरे दोस्त। सीटेट में 30 में से 30 नंबर पाना है, सीडीपी में, तो ऐसे पढ़ना है। ठीक, अभी तो क्वेश्चन, अभी तो ट्रेलर है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन भी आएंगे, बस पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो मन से पढ़ेगा वो मन से नंबर पाएगा। ठीक है, तो ये है। चलिए आज हम लोगों ने पढ़ा पावलोव साहब को। ठीक, पावलोव साहब को पढ़ा, बीएफ स्किनर साहब को पढ़ा, हल साहब को पढ़ा, टॉलमैन साहब को पढ़ा, और कार्ल रोजर्स को साहब को पढ़ा, टॉलमैन साहब को पढ़ लिया। ठीक, आज हम लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं। ठीक, हल साहब तो हैं ही। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कैसा लगा कंटेंट, समझ में आया नहीं आया, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। आप मेरी मतलब आपका आप लोग लाइक नहीं करते हो, ज़्यादा लाइक करते हैं, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं कहूँगा लाइक करिए, लेकिन थोड़ा सा लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन फील होता है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में उनके साथ, जीन पियाजे साहब के साथ। बड़ी है, एक क्लास लेंगे, उसका बकायदे आधा घंटा में चीज़ों को समझाएंगे। यहाँ पे बकवास नहीं करता, यही 20 मिनट की लेक्चर मैं चाहता तो 50 मिनट खींच देता, बस बकवास नहीं करता, इसलिए चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट जो है भाई, पढ़ाई के समय पढ़ाई ही करता हूँ, इसलिए आपको कम समय में इतना चीज़ें मिल जाती हैं। आपको लगता है कि 20 मिनट में कैसे समझा दिया, अरे जब पढ़ाई की चीज़ पढ़ाई ही करोगे तो 20 मिनट ही लगेगा पढ़ाई में। आजकल कोचिंग में 1 घंटे लेक्चर पढ़ाया जाता है, 1 घंटे में 30 मिनट 35 मिनट बकवास होती है, मोटिवेशन होता है, ये होता है वो होता है, और 20 मिनट की पढ़ाई होती है। ठीक, तो जिससे आप भी मस्त रहते हो, टीचर भी मस्त रहता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट देता हूँ। बाकी आप खुद समझदार हो। जय हिंद, जय भारत।